मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है शिवम शुक्ला और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन 2। तो पिछले क्लासों में मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और हम काफ़ी बड़ा हिस्सा कवर कर चुके हैं डिसलेशन का। डिसलेशन अगले 8 से 9 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। और यूनिट जो है संभवतः बहुत लंबी नहीं होगी, ये सबसे लंबी यूनिट थी। डिफ्यूजन और डिसलेशन दो सबसे लंबी यूनिट होने वाली हैं और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए। एक क्वेश्चन पूछ रहा था, जो लाइन लिखी इसका क्या मतलब है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। देखो, खासकर स्टूडेंट के लिए, किसी व्यापारी के लिए, इन सब में क्या होता है कि रिस्क होता है और सफलता की बहुत पक्की गारंटी नहीं होती है। आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया हो या किसी ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, तो इन सब में अगर आपको सफल होना है तो सबसे ज़्यादा मजबूत आपके पास कुछ होना चाहिए, तो होना चाहिए धीरज, है ना। धीरज का होना बहुत ही आवश्यक है, खासकर आपत्ति की कंडीशन में, जब आपको बड़ा नुकसान हो गया हो, जब आप बर्बाद होने की कंडीशन में हो, उस समय आपने देखा कि बिजनेस चौपट हो गया है, अब रोटी खाने तक के पैसे आपके पास नहीं है, किराए के पैसे नहीं हैं, उस समय धीरज आपके पास होना चाहिए। क्योंकि धीरज है ऐसी प्रॉपर्टी है, वर्च्यू है किसी भी ह्यूमन का, जिसके बदौलत वो अपने प्रेजेंट समय को आगे ले जा सकता है और फिर कुछ अच्छा होने का वेट कर सकता है। ठीक, तो दूसरी बात यह है कि धर्म का मतलब है कि नीति, है ना। हिंदू और मुस्लिम नहीं, नीति इस बात की है कि कोई भी काम है किस समय क्या काम करना चाहिए, है ना। मान लो कोई भी घटना हो सकती है कि आपको ऐसा करना चाहिए या फिर वैसा करना चाहिए, तो आपका उसमें कायदा क्या है, धर्म क्या है, कौन सा काम करना चाहिए, तो वो धर्म आप आपत्ति समय में सही से निभा पाते हो, नहीं निभा पाते हो। तीसरा नंबर मित्र। आजकल क्या है कि मित्रता हर किसी को होती है और मित्रता होनी चाहिए। मित्रता बहुत काम की चीज़ है और वास्तव में मित्रता निस्वार्थ भाव से ही होनी चाहिए। तो मित्र जो होता है, असली मित्र वही है जो आपातकाल में आपके काम आए। अगर आपत्ति काल में वो अपना मुंह छिपा लेता है तो ऐसी कंडीशन में मित्रता किसी काम की नहीं है। तो मित्र के बारे में, और नारी कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी, है ना। तो इन सब की जो जांच होती है, कसौटी पे जांचा जाता है, वो आपत्ति काल में ही इनकी परीक्षा ली जाती है। ठीक, ये मतलब है इसका। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी ये लाइन रामचरितमानस में वर्णन है इनका। तो आइए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक है टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी इन डिस्टिलेशन कॉलम। एफिशिएंसी को हम तीन तरीके से देखते हैं। पहले एफिशिएंसी ऑन द बेसिस ऑफ होल कॉलम, पूरे कॉलम की एफिशिएंसी निकालते हैं, जिसे हम ओवरऑल एफिशिएंसी कहते हैं और ईट एंड नॉट से डिपेंड करते हैं। दूसरा टाइप एफिशिएंसी उसे बोलते हैं प्लेट एफिशिएंसी, ठीक, जिसको हम मरफरी प्लेट एफिशिएंसी भी कहते हैं। ठीक, और तीसरी एफिशिएंसी, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेट के बारे में एफिशिएंसी निकालनी है, दैट इज कॉल्ड मरफरी प्लेट एफिशिएंसी, जिसे ईटा एम से डिपेंड करते हैं। तो दूसरी एफिशिएंसी है, इसे बोलते हैं मरफरी प्लेट एफिशिएंसी, जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेट की एफिशिएंसी के बारे में बताती है। किसी भी कॉलम में 15 प्लेट हैं, तो उनमें से एक प्लेट की एफिशिएंसी कितनी है, उसके बारे में बात करते हैं हम इन मरफरी प्लेट एफिशिएंसी। ठीक, और इसके अलावा तीसरा जो टाइप है एफिशिएंसी का, उसको हम बोलते हैं पॉइंट एफिशिएंसी। थर्ड टाइप है, कोई प्लेट है उसमें बहुत सारे होल होते हैं, 1000 होल होते हैं, 900 होल होते हैं, तो उनमें से किसी एक होल की एफिशिएंसी कितनी है, ठीक, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उस एक होल की एफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट एफिशिएंसी बोलते हैं। इसको हम ईटा सी या फिर ईटा डैश से डिपेंड करते हैं। ठीक, तो एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है कॉलम एफिशिएंसी। तो हैंड डाल लीजिए नंबर 1 पे, ओवरऑल एफिशिएंसी।
ओवरऑल इफिशियंसी जिसे ईटा नॉट से रिप्रेजेंट हम करते हैं। किसी भी टावर के लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं फॉर टावर या कॉलम। ठीक, कॉलम के लिए हम इसको लेते हैं। ईटा नॉट होता क्या है? ईटा नॉट इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ आइडियल या थ्योरेटिकल प्लेट। आपने मैकअप से वो मैकअप थैलेमस से लोएस्ट सोरॉल से या फिर पेंचम सेवेरस से जो नंबर ऑफ प्लेट निकाली हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ आइडियल प्लेट, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट। ठीक, और एक्चुअली हमने निकाली 15 प्लेट, बट हमें DI रेफरेंसी के लिए डॉक्यूमेंट तो कहते हैं कि 15 प्लेट आपको चाहिए। ठीक, आपने पेन सॉल्व किया तो आपने देखा कि भैया 15 प्लेट चाहिए, बट एफिशिएंसी अगर उतना DI प्योरिटी आपको चाहिए तो मालूम पड़ेगा 15 से नहीं 18 से काम चलेगा। 18 चाहिए, 3 और चाहिए आपको। तो 18 जो है वो क्या एक्चुअल प्लेट है, नंबर ऑफ एक्चुअल प्लेट, नंबर ऑफ एक्चुअल प्लेट इनटू 100 कर दिए तो परसेंटेज में डिपेंड हो जाएगा, वरना आ जाएगा 0.6। एफिशिएंसी 1 से 0 से 1 के बीच में भी आती है, और तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये फार्मूला है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कॉलम एफिशिएंसी, कॉलम बताइए एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी बताइए। तो ओवरऑल एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको ये 2 टर्म चाहिए, नंबर ऑफ आइडियल प्लेट ऊपर, नंबर ऑफ प्लेट नीचे इनटू 100। आइडियल प्लेट कम होती हैं हमेशा एक्चुअल से। ठीक, इसी वजह से एफिशिएंसी लेस देन 100 आने वाली है। एक्चुअल एफिशिएंसी जो होती है तो ओवरऑल एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 100 होती है। तो अगर हम बात करें कि ईटा नॉट मैक्सिमम की तो 100%, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू 100% हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। 100% से ज़्यादा एफिशिएंसी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, यानी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। समझ गए बात को? 100% मतलब 1, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ओवरऑल एफिशिएंसी किसी टावर या फिर कॉलम के लिए डिफाइन की जाती है। फार्मूला क्या मैंने आपको बताया, और इसकी वैल्यू 100 से ऊपर नहीं हो सकती, ये भी आपको बताया। ये तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दूसरी एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। जो दूसरी एफिशिएंसी है वो है मरफरी प्लेट एफिशिएंसी। मरफरी प्लेट एफिशिएंसी, जिसको हम ईटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईटा एम? ईटा एम मैंने बोला कि ये जो है फॉर एनी प्लेट, किसी एक प्लेट के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पर मुझे पूरी कहानी आपको समझानी पड़ेगी कि एक्चुअली होता क्या है, हम किस तरीके से इसको समझते हैं और ये होता क्या है। हम बात करने वाले हैं किसी प्लेट एफिशिएंसी की। तो हमें यहाँ पर एफिशिएंसी को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक, तो चलिए एक पहले स्टोरी समझिए। स्टोरी ये है हम निकालते कैसे हैं। तो डिस्टेंस कॉलम में जो नंबर ऑफ प्लेट है हम ऊपर से काउंट करना शुरू करते हैं। सबसे ऊपर की प्लेट जो होती है पहली प्लेट होती है। ठीक, तो जो पहली प्लेट है उसको हम अगर nth प्लेट बोल दें और उससे नीचे वाली को n+1th प्लेट बोल दें। ऊपर मान लो 5 है तो नीचे के 6th हो जाएगी, 5th प्लेट ऊपर की, नीचे की 6th प्लेट हो जाएगी। ठीक, जो नीचे वाली प्लेट से वेपर जा रही है, तो हम ये पता करते हैं कि उसमें मोल वोलेटाइल जो है कितने, उसका परसेंटेज क्या है। ठीक, मान लो मोल परसेंटेज निकाल लिया हमने, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। और मोल फ्रैक्शन होता है n+1। अब ये वेपर जब जाएगी, ये वेपर
ये वेपर जाएगी अगली प्लेट पे तो वहाँ पर लिक्विड अवेलेबल होगा और उस लिक्विड में से मोर वोलेटाइल को ले लेगी तो और ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब ऊपर जो मिलेगा मुझे YN, उसमें डेफिनेटली मोल फ्रैक्शन अब बढ़ चुका होगा। अब उसमें क्या हो रहा होगा, हमारा जो मोर वोलेटाइल है वो और ज़्यादा ऐड हो गया होगा। ठीक, मैंने आपको बताया था जो नीचे से वेपर जाती है वो हर एक प्लेट से मोर वोलेटाइल को एस्केप करती हुई जाती है और ऊपर से लिक्विड आता है वो अपने में लेस वोलेटाइल को लेता हुआ नीचे चला आता है। इस तरीके से टॉप पे जो वेपर मिलती है उसमें मोर वोलेटाइल का सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है और लिक्विड नीचे बॉटम पे आता है एलवार, जैसे मैंने बोला एलवार, उसमें लेस वोलेटाइल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा। ऐसे ही अगर हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड में कंपोजिशन है N और ए हो जाएगी XN+1। ठीक, लिक्विड को भी देख सकते हैं, इसमें लिक्विड N+1 होगा, वेपर लिक्विड की होगी, इसे कंपोजिशन लिक्विड में देखते हैं। ठीक, चलिए जो भी है, यहाँ पर फिलहाल इतना समझ लीजिए कि वेपर में जो YN है वो ज़्यादा होगा YN+1 से। इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिए। ये नंबर ऊपर नीचे कुछ भी हो सकते हैं, घुमा के क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है, बट ये रिलेशन परफेक्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि ऊपर की प्लेट पे जो बाई है वो ज़्यादा होगा नीचे वाली प्लेट के मुकाबले में। ठीक, और इसका उल्टा XN+1। अब देखो नीचे क्या हो रहा होगा, नीचे वाली प्लेट पे जो मटेरियल जा रहा है उसमें लिक्विड में लेस वोलेटाइल का कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा होगा और मोर वोलेटाइल कम होता चला जाएगा। तो मोर वोलेटाइल कम होता जाएगा तो उसको भी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्शन यहाँ भी ज़्यादा होगा XN+1 से। ठीक, जो XN है वो भी ज़्यादा होगा क्योंकि नीचे जैसे जैसे बढ़ते आएंगे हम लेस वोलेटाइल जो है वो मतलब मोर वोलेटाइल नीचे करने पे कम होगा और लेस वोलेटाइल बढ़ेगा। तो अगर मोर वोलेटाइल कम हो रहा है तो इसका मतलब XN+1 कम होगा किससे, एक्शन से। ये दो पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मरफरी प्लेट इफिशिएंसी। ओके, पहली बात तो यह है कि इसको हम ईटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा एन नहीं है, ये ईटा एम है, ईटा से इफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है ये, इसमें हम ये देखते हैं कि सेपरेशन कितना हुआ थ्रू वन प्लेट। मान लो यहाँ पर मुझे YN+1 था, ऊपर YN था, तो कितना चेंज आया कंपोजिशन में, तो आप बोलोगे YN माइनस YN+1, इतना चेंज आया कंपोजिशन। आप यही बोलोगे ना, YN माइनस YN+1, इनका डिफरेंस कर लेंगे, इतना चेंज आया कंपोजिशन में, यानी दिस इज रिप्रेजेंट सेपरेशन बाई सिंगल प्लेट। ओके, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो। तो मैंने बोला भाई ऐसा है कि आपने बोला ठीक है किसी टाइम पे जो डिफरेंस है वो सेपरेशन होगा YN, आपने बोला कि YN माइनस YN+1, ये क्या हो किसी भी टाइम पर, एनी टाइम पर सेपरेशन हमारे सामने इतना आ गया। बट अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि क्या ये डिफरेंस मैक्सिमम है, जी क्या सेपरेशन है, सेपरेशन मैक्सिमम है। तो मैंने आपको बोला कि सेपरेशन मैक्सिमम तब होगा जब हमारा जो प्लेट जो होगी, अभी प्लेट हमारी इस प्लेट पे पूरा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेपरेशन मुझे मैक्सिमम मिलता है, डेल्टा कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा मिलता है, और चाहे वो डेल्टा कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन हो, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस हो, इन टर्म ऑफ एनी अदर पैरामीटर हो। तो जो YN जो होता है अगर इक्विलिब्रियम में ले रहे हैं तो हम उसको YN* से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इक्विलिब्रियम में जो डिफरेंस आएगा वो YN* माइनस YN+1 होगा। ये डिफरेंस जो आ रहा है, ये डिफरेंस सेपरेशन, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मान लो हम यहाँ पर 50 माइनस 40 कर रहे हो, या फिर हम 60 माइनस 40 करें तो नीचे कितना आएगा 20, ऊपर कितना आएगा 10। तो भाई ये मैक्सिमम डिफरेंस है कब, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में लेने क्या करेंगे, ऊपर वाली प्लेट में हम YN जगह पे YN* यहाँ पर हम कर लेंगे, समझ गए, नीचे वाला IGT रहेगा। हम एक प्लेट फोकस कर रहे हैं और ऐसी कंडीशन में हम इस प्लेट की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, जिसको मैंने कंपोजिशन को YN को मैंने YN* लिया है, राइट। चलिए, तो ये डिफ़िकल्ट होता है बुक में समझना आपको, तो हम समझाएंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा आपको। तो इसमें लिखो
बाई एन की डेफिनेशन क्या है, बाई वो ई टाइम की डेफिनेशन क्या है, देखो सेपरेशन एट ए टाइम, तो आप तुरंत बोल दो सर बाई एन माइनस बाई एन प्लस वन। मैक्सिमम सेपरेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, एक्चुअल मतलब रियल में किसी भी टाइम एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन या फिर कंपोजिशन, कंसंट्रेशन एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन ऊपर रखो और मैक्सिमम चेंज इन कंसंट्रेशन यानी इक्विलिब्रियम पे वो नीचे रखो। तो कंसंट्रेशन चेंज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था। ठीक, तो यहाँ पर लिखना चाहें हम तो कैसे लिखेंगे, ईटा एम इक्वस टू, तो किसी भी समय पर जो चेंज हो रहा है वो क्या है, बाई एन माइनस बाई एन प्लस वन, और इक्विलिब्रियम पर बाई एन स्टार बाई एन प्लस वन। ये फार्मूला जो है वो ईटा एम का है। ठीक, कई बार इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, हम इसको ऐसे लिखें कि मान लो हमने बोला n, तो इसको बोला n प्लस वन, ऐसे बोला। दूसरा तरीका इसको ये बोलने का है कि हम इसको n बोल दें तो ऊपर n माइनस वन बोल दें, ऐसा बोल सकते हैं। अरे भाई 5 और 6 लिखा है मैंने, अभी भी तो 5 और 6 ही है ना, एक कम कर दिया, नीचे हम जो उससे कम कर दिया n बना दिया, n से कम n बना दिया। तो इसके हिसाब से अगर हम डिजाइन करते हैं इस फॉर्मूले को ई टाइम को, तो क्या हो जाएगा, बाई n माइनस वन माइनस n, ठीक, और बाई n माइनस वन माइनस बाई n, यही होगा ना। तो ऐसे भ्रमित मत होइए, इसमें भ्रम वाली कोई बात। तो यहाँ पर हमने सीखा, अब इसमें होता क्या है कि अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या इसकी वैल्यू 100 से ऊपर हो सकती है, तो मर्फरी इफिशिएंसी या पर्टिकुलर प्लेट इफिशिएंसी देखेंगे तो इसकी वैल्यू मोर देन 100 हो सकती है। ठीक, कैसे हो सकती है, तो लिखो ईटा एम मोर देन 100, ठीक, ये होती है। इसकी वैल्यू ज़्यादातर क्या होती है, मोर देन 100 होती ही है। ठीक, स्टूडेंट कह रहा था कैसे, वो कैसे होती है, तो लिखो व्हेन अल्फा इज वेरी हाई। ठीक, अगर अल्फा बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, अल्फा जब ज़्यादा होता है मतलब जो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, मतलब मतलब जो है कि वो बहुत तेज़ी से वेपराइज होता है। इसका मतलब है कि पता नहीं वो किस प्लेट पे हमारी जो वेपर स्ट्रीम नीचे से आ रही है, ऊपर से लिक्विड आ रहा है, और उसमें क्या है, ए है, ए जो है वो उसकी अल्फ़ा ज़्यादा है, ए का बी के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा ज़्यादा है। जब वेपर आ रही है, थोड़ा सा हीट एक्सचेंज हुआ और तुरंत साथ हो लिया इसके, और अल्फ़ा ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा मात्रा में इसके साथ हो लिया, तो अचानक कंपोजिशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, और कंपोजिशन अगर यहाँ पर बढ़ जाएगा, मालूम पड़ा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो है वो है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो है वो है, बट क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में कभी अल्फ़ा बढ़ गया, अल्फ़ा ज़्यादा है,
तो ज़्यादा होगा तो ऊपर वाला पार्ट जो है जे बाई एन बढ़ जाएगा। बाई एन जब बढ़ जाएगा तो ओवरऑल डिफरेंस बढ़ जाएगा। अगर डिफरेंस इतना बढ़ गया कि ऊपर का न्यूमरेटर हिस्सा जो है डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो गया तो वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगी। वैल्यू क्या होगी? मोर देन 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी मतलब 100% से ज़्यादा हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे ना आप इसको, तो ये परसेंटेज में नहीं आएगा, ये मतलब 1 से कम आएगा, मतलब फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, आप चाहो तो यू कैन मल्टीप्लाई हियर 100, ठीक, अदरवाइज इट्स ओके। चलिए, तो ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा, अगर हम इसको लिक्विड के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो भाई लिक्विड टर्म लिखने के लिए आपको यही देखना है कि मतलब लिक्विड टर्म मतलब एक्स के टर्म, जो वेपर टर्म लिखा था, लिक्विड के टर्म में अगर आपको लिखना है तो उसमें देखो कि जैसे इसमें से ज़्यादा क्या है, तो अपने का एक्शन ज़्यादा है और मुझे इसी nth पीरियड की एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सिंपली एक्शन माइनस एक्स एन प्लस 1, ठीक, अपॉन एक्स स्टार वाली कंडीशन इक्विलिब्रियम में डिफाइन। इसको इस तरीके डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि अब तक किसी एग्जाम में से नहीं पूछा गया है, और पूछता है तो ये बात सही है। एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि हम जो डिस्टेंस कॉलम में पीरियड काउंट करते हैं ऊपर से काउंट करते हैं। लिख लो नोट, पीरियड आर काउंटेड इन डिस्टेंस कॉलम फ्रॉम टॉप। ठीक, टॉप से हम करते हैं। अगर बॉटम से मान लो काउंट करें, क्वेश्चन ये बन सकता है कि बॉटम से काउंट करें तो क्या करना पड़ेगा? तो अगर बॉटम से काउंट करेगा तब भी अपने को कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए प्लेटें हैं और नीचे की एन है, ऊपर की n+1 है, उसने ऐसा बोला। ठीक, या फिर इसको ऐसे बोले कि नीचे की n-1 है और ये n है, दोनों तरीके दिखा देते हैं। ऐसे बोले ऊपर की एक ज़्यादा रखेगा, अगर इसने उल्टा कर दिया, नीचे से काउंट करना शुरू कर दिया, तब निकालनी है आपको। तो कैसे निकालोगे? अगर इसके हिसाब देखोगे तो भाई नीचे से जाए वेपर की कंपोजिशन ऊपर ज़्यादा ही होगा। ऊपर वाली कंपोजिशन देखना है मुझे ऊपर से कर रहा है, नीचे से नहीं देखना है, काउंट कहाँ से कर रहा है ये नहीं देखना, हमें देखना है कि कंपोजिशन ज़्यादा कौन सी है, तो ऊपर ही पड़ जाता है। तो बाई एन माइनस बाई n-1 बटे इसी का स्टार देखना है जिसकी निकाल रहे हैं हम, n और बाई n-1। समझ गए? सिंपल। सर इसके हिसाब से क्या होगा? इस कंडीशन हिसाब से तो ईटा m इक्वस टू बाई n+1 माइनस बाई n अपॉन बाई n+1 माइनस बाई n स्टार। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। ऐसा हो सकता है, हालांकि ऐसा एग्जाम में अभी तक नहीं हुआ है। ठीक, तीसरा जो टाइप एफिशिएंसी है उसको लिखिएगा। अच्छा, तो इसमें क्या है कि हम जो बात कर रहे थे कि देख रहे हो ना, हम अभी जो एफिशिएंसी निकाली है मैंने वो इस पूरी प्लेट की निकाली है, पूरी प्लेट की। इसमें बहुत सारे होल हैं और एक एक होल का डायमीटर जो है 203 mm है। यहाँ तक कि हमने जो डिस्टेंस कॉलम हैंडल किए हैं अपने हाथ से, उनमें डाया जो है 203 इंच तक भी होता है प्लेट में। ठीक है, होल का डाया। चलिए, अब लिखिएगा तीसरी टाइप की जो तीसरा टाइप का हमारा है एफिशिएंसी, लिखो पॉइंट एफिशिएंसी। पॉइंट एफिशिएंसी, अभी तक तो हमने मरफरी प्लेट एफिशिएंसी में किसी एक प्लेट पे फोकस किया था, और अब हम उस प्लेट के एक पॉइंट पे फोकस करेंगे, ईटा सी।
तो इसमें लिखो, देख रहे हो ना। अब हम इसमें एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, इस जो होल है ना इसकी एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं, इस होल की एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं। तो लिखो इट नॉट मोर देन 100%। पहली बात रखिए कि ये 100% से ऊपर नहीं हो सकती। पॉइंट एफिशिएंसी और ओवरऑल एफिशिएंसी ये दोनों ऐसी वैल्यू हैं जो 100 से ऊपर नहीं हो सकती। 100 से ऊपर कौन हो सकता है? तो प्लेट एफिशिएंसी 100 से ऊपर हो सकती है, इतना याद रखिएगा। देखो इट इज डिफाइन in the same manner as the Murphy plate efficiency। जैसे मर्फी प्लेट एफिशिएंसी लेते हैं, सेम का कैलकुलेशन हम वैसे यहाँ लेते हैं, बट it applies to a single location। पूरी प्लेट में इस लोकेशन पे, 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 तो किसी एक पॉइंट पे हम प्लेट में यानी किसी एक होल पे हम इसको लेते हैं। सिंगल लोकेशन ऑन ए गिवन प्लेट। अगर इसको निकालना है तो पहले तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा हम 5वीं प्लेट पे ले रहे हैं या 6ठी प्लेट ले रहे हैं, फिर उसके किस होल पे ले रहे हैं ये भी बताना पड़ेगा। उसकी एफिशिएंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लेता हूँ कोई प्लेट है और उसका ये होल है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री कर रही है, देखो हम किसी प्लेट की एफिशिएंसी निकालने वाले हैं तो हम क्या कर रहे हैं, प्लेट से पहले के वेपर और प्लेट से पास होने वाले वेपर उनका हम डिफरेंस ले रहे हैं कंसंट्रेशन का। तो वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे ये बाई एन प्लस 1 है और यहाँ से निकाल रही है ये क्या है, वाई एन है। तो हमें ईटा सी या फिर ईटा डैश निकालना है, तो सिंपली बाई एन माइनस बाई एन प्लस 1 अपॉन बाई एन स्टार माइनस बाई एन प्लस 1। सिंपल, जैसा पहले था, कुछ नहीं। बस आपको देखना है इस होल पे देखना है, इस होल पे देखना है। हमारे पास कंसंट्रेशन पता करने के कुछ इक्विपमेंट हैं, तो हम उनको यहाँ पर सेट करेंगे इस पॉइंट पे, पता करेंगे इन पे कितना कंपटीशन है। तो मान लिया 0.49, इस पे कितना है तो 0.51, तो डिफरेंस कितना आया 0.51 माइनस 0.49, समझे ना। इस तरीके से इक्विलिब्रियम पे कितना है, तो उसने कहा इक्विलिब्रियम पे तो जो मैक्सिमम चला जाता है 0.55 तक, तो नीचे आ जाएगा 0.55 माइनस 0.49, समझे ना। सॉल्व कर लेंगे, चलिए हम सॉल्व करते हैं। मान लो 0.51 माइनस 0.49, अब 0.55 माइनस 0.49, देखता हूँ कितनी आ रही है। तो जो हो गया 0.02 और ये हो गई 0.06, 2/6, 1/3, यानी 0.33, लगभग 33% आ गया। तो 100 से कम है, मतलब जो एग्जाम्पल है। तो हम ये जो बैलेंस लगा रहे हैं, जो होल लगा रहे हैं, तो ऑन ए होल, पर्टिकुलर होल पे हम बैलेंस लगा रहे हैं, समझने के बाद। तो बेसिकली मुझे लगा कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 3 टाइप की हमारी जो हैं, इनमें से दोबारा बोल दूं कि ओवरऑल एफिशिएंसी और जो हमारी पॉइंट एफिशिएंसी है, ये दोनों वैल्यू 100 से कम होती हैं, और जबकि जो ईटा एम है निश्चिता मर्फी प्लेट एफिशिएंसी, ये 100 से ऊपर ज़्यादातर होती है, ठीक हो सकती है, होती है, ठीक है, डिपेंड करता है कंडीशन। तो ये वाली याद रखिए रियल टेस्ट का। एक क्वेश्चन कह रहा है कि सर जैसे आपने बोला कि अल्फ़ा ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि जो ईटा एम है वो 100 से ऊपर हो जाता है। तो सर यहाँ इस पर भी फ़र्क आएगा, ईटा सी पे भी फ़र्क आएगा अल्फ़ा ज़्यादा होने का।
तो एक्चुअली क्या है कि ए जो लिया जाता है, ए वाली ली जाती है, वो इन डिफरेंट जो पॉइंट हैं इनका एवरेज लिया जाता है। ठीक, तो एवरेज लेंगे तो किसी का ज़्यादा है, हमारा 10 का ज़्यादा है और 2 का कम है, तो एवरेज लेंगे तो 100 से ऊपर हो जाता है, ज़्यादातर 100 से ऊपर हो जाता है। ठीक, बट होल की हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। तो ईटा सी ए जो है लेस देन 100 या बराबर 100 या थोड़ा ज़्यादा, ऐसा कुछ हो सकता है इसके साथ में, ईटा सी के साथ में, बट ईटा एम ज़्यादातर 100 से ऊपर हो सकता है। यही खाली इसका रिजल्ट है। तो आप सिंपली इसको एग्जाम के लिए याद रखना है, तो आप ईटा नॉट मतलब ओवरऑल प्लेट एफिशिएंसी और पॉइंट एफिशिएंसी दोनों वैल्यू 100 से कम होती हैं और मरफरी पॉइंट एफिशिएंसी 100 से ज़्यादा होती है, ऐसा हो सकता है। ठीक, ज़्यादा क्यों होती है क्वेश्चन बनता है, तो अल्फ़ा अगर ज़्यादा है तो उसकी वजह से मास ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है और इसकी वैल्यू मोर देन 100 होती है। तो फाइनली ये था आज का लेक्चर जो आपने देखा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे किसी डिस्कशन कॉलम में कुछ प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि फॉर्मिंग क्या होता है, एंटरटेनमेंट क्या होता है और बीपिंग क्या होता है, फेडिंग क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे और फिर हम कुछ नोवेल करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे डिस्टिलेशन के टाइप पे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है हमारा कि आप ज़रूर हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए केमिकल गुरु, और ये नंबर है 9897997874। इस पर आप व्हाट्सएप करके मुझे बताइए क्या ज्वाइन करना चाहते हो। जो फीस टोटल हमारी 2 साल की फ़ीस जो 18,000 हुआ करती थी वो अब मात्र 6,000 है। 1 साल की फ़ीस जो है वो मात्र 4,000 फीस है। ठीक, इसको भी इन सबको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। तो हम किसी भी एग्ज़ाम, डिप्लोमा, बीएससी, बीटेक, गेट एग्ज़ाम, इन सब के लिए पढ़ाते हैं। गेट एग्ज़ाम और बीटेक के लिए ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, मगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इंटरेस्ट है और वो लगता है कंटेंट बहुत ही सुपर है, उनके काम का है, तो वो पढ़ते हैं। क्योंकि हमने ज़्यादातर सब्जेक्ट में गेट के 3rd ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे क्लास को ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों को बताइए। हमसे ज्वाइन करने के बाद आप देखोगे कि 3-4 सब्जेक्ट पढ़ते ही आपकी जॉब लग जाएगी, ये खास बात है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, DRDO, इसरो, बार, कैनाफल, एनीथिंग, तो आप उसके लिए एलिजिबल अगर हो तो हम आपको पास करवा सकते हैं, मेरी गारंटी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।